यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब मात्र 13 दिनों का समय शेष बचा है और इस बचे हुए समय में सूबे में सियासी तापमान इतना बढ़ा हुआ है कि इसकी गर्मी ने नवंबर महीने के सर्द मौसम की प्रकृति को भी गर्माहट दे दी है। अपने बयानों की आंच से सूबे के नेता इस समय मई के महीने में चलने वाली लू के थपेड़ों से अपने विपक्षियों को एकदम पस्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसके लिए कभी ट्विटर पर बयानों का युद्ध हो रहा है, कभी पोस्टर पॉलिटिक्स, कभी स्लोगन राइटिंग कंपटीशन हो रहा है, तो कभी रैलियों या प्रेस वार्ता के साधनों का प्रयोग कर अपने अपने विपक्ष पर नेता तंज के तीर बरसा रहे हैं। वहीं इसी बीच यूपी, पंजाब और केरल की विधानसभा की कुल 14 सीटों पर जो उपचुनाव 13 नवंबर को होना था, उसे बीते सोमवार को चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को कराने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद इस पर भी बयानबाजी हुई। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस बढ़ी हुई उपचुनाव की तारीख से यूपी में किसे नफा और किसे कितना नुकसान होगा और साथ ही अब इस चुनाव में किस तरीके के परिणाम आने की संभावना है, यह भी एक विचारणीय सवाल है। और आज कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में एक बार फिर से हाजिर हूं मैं अखिलेश पांडे लेकर यूपी उपचुनाव की कुलबुलाहट से भरा हुआ पिटारा, जिसमें उपचुनाव को लेकर हो रही बयानबाजियों, पोस्टर पॉलिटिक्स और उपचुनाव की बदली हुई तारीख से किस दल में कितनी हलचल मची हुई है, इसकी पूरी जानकारी कैद है। इस पिटारे को मैं आपके सामने खोलूं उससे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो चलिए अब खोलते हैं थर्ड आई के आज के इस अंक का पिटारा, जिसमें सबसे पहले आपको इस समय यूपी के उपचुनाव को लेकर हो रही बयानबाजियों से रूबरू करवाते हैं। दरअसल यूपी विधानसभा की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है 20 नवंबर को, उनमें गाजियाबाद, मैनपुरी की करहल, मुरादाबाद की कुंदरकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, कानपुर की सीसामऊ, अंबेडकर नगर की कटहरी, प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिन पर सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसके अलावा अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना था, लेकिन फिलहाल यहां के उपचुनाव की अभी कोई घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा नहीं की गई है। वहीं यूपी विधानसभा की जिन 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा, सपा, बसपा समेत अन्य राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरकर अपनी अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं और साथ ही उनकी पार्टी के मुखिया और उनके समर्थक लगातार जनता के बीच जाकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट डालने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच इसी अपील के क्रम में अपने अपने बयानों के जरिए अपने अपने विपक्षियों पर भी भरपूर निशाना साध रहे हैं। इन बयानबाजियों में सबसे पहले मैं आपको वाकिफ कराता हूं आजाद समाज पार्टी काशीराम के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के उस बयान से, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर निशाना साधते हुए कहा कि बुलडोजर जहां से आया है उसे वहीं वापस भेज देंगे। दरअसल मुजफ्फरनगर में बुधवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते हुए भाजपा और रालोद नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर तंज कसते हुए कहा, बुलडोजर को वहीं भेज दिया जाएगा जहां से आया है, बुलडोजर को अब नहीं चलने दिया जाएगा। 2027 में बुलडोजर वालों को भी जवाब देंगे। बांटने वालों ने अब तक राज किया है। यूपी उपचुनाव में वोटिंग की तारीख बदल दी गई है। हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारी निगाह मीरापुर उपचुनाव के साथ साथ 2027 पर भी टिकी है। जनता ताकत देगी तो व्यवस्थाएं बदलने का काम करेंगे। जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। लोकतंत्र में वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाजपा सरकार आज हर मोर्चे पर फेल साबित हो गई है। जहां एक और चंद्रशेखर आजाद रावण ने मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए भाजपा पर हमला बोला, तो वहीं मिर्जापुर पहुंचे योगी सरकार में मंत्री और योगी सरकार में मंत्री के साथ साथ सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर, जो कि इस समय पूरे एक्शन मोड में चुनावी सभा के दौरान बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सपा और बसपा की पूर्व सरकारों पर हमला बोलते हुए संस्कृत श्लोक की एक पंक्ति का इस्तेमाल कर सीएम योगी के ताबड़तोड़ एक्शन की तारीफ की। मंत्री ओपी राजभर ने कहा, भगवान ब्रह्मा ने कहा है संघे शक्ति कलयुगे। यही बात हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं।
एकता में रहोगे तो दंगे नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोगों को बांट कर रखा। आपने देखा कि 815 दंगे हुए, करीब 1300 लोग मारे गए। बीएसपी सरकार में 600 दंगे हुए, करीब 1200 लोग मारे गए। कांग्रेस सरकार में दोनों रिकॉर्ड टूट गए। भाजपा इस बार 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं इसी क्रम में योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने भी मैनपुरी पहुंचकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि बयानबाजी और बौखलाहट से आपको दिख गया होगा कि सपा पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। 9 की 9 सीटें बीजेपी जीत करके कमल खिलाएगी। करहल में भाजपा प्रत्याशी को यादव समाज का व्यापक समर्थन मिल रहा है, इसलिए सपा बौखला गई है। अब आपको बता दें कि करहल में इस समय एक ही परिवार के 2 प्रत्याशी आमने सामने लड़ रहे हैं, यानी कि भाजपा और सपा की ओर से। ये कुछ बयान है जो इस समय सियासी गलियारे में चर्चा का विषय है। इसके साथ ही पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर भी, यानी पोस्टर पॉलिटिक्स के बीच भी एक नया अपडेट आ गया है। सियासी मार्केट में सपा की ओर से एक और नया पोस्टर लॉन्च किया गया है और साथ ही इस पोस्टर पॉलिटिक्स में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। सपा की ओर से जारी किए गए नए पोस्टर में बंटेंगे तो कटेंगे का जवाब देने के लिए सबसे पहले जो पोस्टर लागू किया गया है, इस समय जो जारी किया गया है, जो आज सपा के लखनऊ स्थित कार्यालय के सामने लगा हुआ है, वहां पर उस पोस्टर में लिखा है कि पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। वहीं आगे बड़े अक्षरों में लिखा है कि गंगा जमुना तहजीब को ना ही बंटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। वहीं इस पोस्टर पॉलिटिक्स में कूदी सपा की सहयोगी पार्टी कांग्रेस की ओर से पोस्टर जारी करते हुए भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे का जवाब देने की कोशिश की गई है और साथ ही एक बड़ा दावा और बड़ी घोषणा भी की गई है। दरअसल कांग्रेस नेता अजीत कुमार मौर्य की तरफ से राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की फोटो के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सिंबल लगाया गया है और साथ ही इस सिंबल के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के सिंबॉलिक तस्वीरें भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए लगाई गई हैं। वहीं पोस्टर में लिखा गया है, न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर, ध्यान दीजिएगा, बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा। फिलहाल इस पोस्टर पॉलिटिक्स से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन जो उपचुनाव पहले 13 नवंबर को होने वाला था, वहीं अब यह उपचुनाव 20 नवंबर को होगा। वहीं ऐसे में बढ़े हुए एक हफ्ते के समय से किसे कितना लाभ होगा, किसे कितनी हानि होगी, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल उपचुनाव की तारीखों का ऐलान बीते 15 अक्टूबर को हुआ था और समाजवादी पार्टी ने अपने कई प्रत्याशियों के नाम उपचुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही अनाउंस कर दिया था और उनके प्रत्याशी काफी समय पहले से ही चुनाव प्रचार में लग गए थे और अब इस चुनाव प्रचार में उनका खर्च अब उपचुनाव के एक हफ्ता आगे खिसकने के चलते काफी ज्यादा बढ़ गया है और निर्धारित राशि, निर्धारित जो रकम थी, उससे अधिक इस चुनाव में उन्हें खर्चा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। जबकि भाजपा ने अपने प्रत्याशी देर से घोषित किए और साथ ही इस समय भाजपा सरकार में है, तो सरकार में होने की वजह से उसके पास संसाधन भी असीमित है। वहीं जहां सपा प्रमुख के एक ट्वीट जिसमें उन्होंने उपचुनाव की तारीख बदलने को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे स्लोगन दिया था, उसके अनुसार सपा को यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग दीपावली और छठ की छुट्टियां लेकर अपने अपने गृह जनपद पहुंचे हुए हैं जहां उपचुनाव है, उनके वापस चले जाने के नाते सपा को कहीं इस उपचुनाव में नुकसान न हो जाए। हालांकि यह भी सत्य है कि उपचुनाव की बढ़ी हुई तारीख के चलते सपा प्रत्याशियों को अब अपना प्रचार करने के लिए एक हफ्ते का समय और भी अधिक मिल गया है और उनके पास इसके लिए फायदा उठाने की एक सुअवसर भी है, लेकिन उनकी जेब पर खर्च भी, यानी जेब खर्च पर भी काफी गहरा असर पड़ा है। जबकि भाजपा ने अपने प्रत्याशी देर से घोषित किए थे और इस वजह से उन्हें सपा प्रत्याशियों की तुलना में थोड़ा कम समय और अपने चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए मिल रहा है, जबकि इस समय भाजपा सरकार में है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि भाजपा प्रत्याशियों को असीमित संसाधन भी इसके लिए मिले। ऐसे में एक ओर जहां खर्च को नियंत्रित करते हुए सपा चुनाव प्रचार करने की चुनौती को स्वीकार करते हुए चुनाव लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे दल यानी भाजपा के पास कम समय में अधिक प्रचार करने का चैलेंज है। अब इस कांटे की टक्कर में कौन किसे मात देगा और कौन अपनी जमानत जब्त करवाने वाला है, इसका निर्धारण उपचुनाव में
पूरी तरीके से इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव के अंतर्गत आने वाले मतदाता 20 नवंबर को ईवीएम में अपना जो भी मत होगा उसे कैद कर देंगे और उसके बाद फिर 23 नवंबर को ईवीएम के खुलने और वोटों की गिनती होने के साथ ही इसका खुलासा हो जाएगा कि आखिर कौन कितने पानी में है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस बार के उपचुनाव से पहले भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा और अब कांग्रेस की ओर से की जा रही पोस्टर पॉलिटिक्स और स्लोगनबाजी कोई कमाल दिखा पाएगी, या सीएम योगी की तैयारी के आगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सिपाही पूरी तरीके से अपनी जमानत जब्त कर देंगे और पूरे के पूरे ढेर हो जाएंगे? इस बारे में अपनी राय अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर किसी और मुद्दे के साथ थर्ड आई के अगले अंक में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।